हाँ तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद आप सबको। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष। तो देखो, कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी उसमें कई सबका कमेंट आया कि बिजनेस लॉ पे भी ऐसे ही वीडियो बना दो जिसमें लास्ट मिनट में रिवीजन हो सके। तो ओके, मैं ऐसी वीडियो लेके आ गया हूँ, बट मैं बहुत ही लेट बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। हाँ, 12:03 AM हो रहे हैं, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, है ना। तो देखो, इसमें हम बिजनेस लॉ में सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉमिस पढ़ते हैं। देखो, ये बेसिक्स मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस लॉ में है क्या, उसके बाद समझ लेंगे। अच्छा, पूरा बिजनेस लॉ हम किस पे पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना, 1872 पे। चलो देखते हैं। प्रॉमिस सेक्शन 2B के हिसाब से, व्हेन अ प्रॉमिस टू होम टू द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एजेंट देयर इज टू द प्रपोजल सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। देखो, प्रॉमिस क्या होता है? आपने किसी को प्रपोजल दिया कि भाई क्या चले क्या संडे को यहाँ पर, है। उसने बोला, वो भी सोच रहा है, एंड देन उसने कहा कि हाँ चलो चलते हैं। तो प्रपोजल, अभी ये देखो क्या लिखा है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। तो उसने बोला हाँ चलो चलते हैं, ठीक है पक्का चलेंगे। तो ये हो गया क्या? प्रॉमिस। समझ आया? ठीक है, जब आपने किसी को प्रपोजल दिया एंड वो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया कि हाँ वो काम हो जाएगा, तो वो क्या होगा? प्रॉमिस। ठीक है। अब प्रॉमिस दिया, एक्सेप्टेंस हो गई। ऑफर दिया, वो एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है, प्लस उसमें एक कंसिडरेशन भी है। कंसिडरेशन, अच्छा ठीक है। ऑफर क्या होता है? आपने किसी से पूछा, ठीक है, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ ऑफर किया, उसे हम ऑफर बोल देंगे। एक्सेप्टेंस, सामने वाला अगर उस चीज के लिए राजी है, दोनों एक ही सेंस पे है, एक ही चीज सोच रहे हैं, हाँ जी ठीक है, राजी है, तो वो हो जाएगा एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। उसके बदले में क्या, कुछ बदले में है। जैसे मैंने बोला कि भाई यार मेरा काम करते हैं, मैं ना पढ़ाता हूँ, मेरे को पीडीएफ बनवानी होती है। तो उसने बोला ठीक है भाई बना दूंगा पीडीएफ। मैंने ऑफर दिया कि पीडीएफ बना दो, उसने बोला ठीक है भाई बना दूंगा, एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है। मैंने बोला बदले में मैं तेरे को 50 रुपीज एक पीडीएफ के दूंगा, उसने बोला ओके। कंसिडरेशन भी है, बदले में कुछ दिया। कंसिडरेशन हम ऐसे समझो, बदले में कुछ, ठीक है, बदले में क्या दे रहे हैं हम, ठीक है। कंसिडरेशन भी है, तो वो क्या हो गया सर? एग्रीमेंट हो गया। वो क्या हो गया सर? एग्रीमेंट हो गया। अब आ रही आती है कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू, एसीसी का मतलब मैंने अकॉर्डिंग टू लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज, एग्रीमेंट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या होता है? ओ सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब कॉन्ट्रैक्ट विच इज एन एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं जो कि एक एग्रीमेंट तो हुई हो, पर साथ ही साथ एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं टर्म आ गई भाई। इसका मतलब क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ ये मतलब होता है कि जब आप कोई कानून तोड़ते हो, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया, जब आप कोई एग्रीमेंट तोड़ते हो, जब आप कोई एग्रीमेंट की कंडीशन तोड़ते हो, तो आपको आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही करी जा सकती है, उसे हम एनफोर्सेबल बाय लॉ कहते हैं। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट फटाफट से समझ लेते हैं एक बार, तीनों को अच्छे से। ठीक है, तो प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस, आपने किसी को ऑफर करा, उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आप प्रॉमिस होता है आपने किसी को प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हो गया प्रॉमिस। अब अग्रीमेंट क्या होता है? आपने किसी को उसने मतलब आपने किसी को ऑफर करा, फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया, प्लस में कंसिडरेशन भी ऐड हो जाती है, बदले में भी कुछ दे रहे हो, तो ठीक है, वो हो गया आपका क्या? एग्रीमेंट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट होता है, उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस तो होनी ही चाहिए, ठीक है, प्लस आप बदले में भी कुछ मिलना चाहिए, प्लस उसमें कानूनी कार्यवाही भी करी जा सकती है, उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। अब कानूनी कार्यवाही कब कब करी जा सकती है? सबसे पहले एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट हो। कैसा एग्रीमेंट हो? कॉमर्शियल एग्रीमेंट हो। कॉमर्शियल एग्रीमेंट यानी व्यवसाय का एग्रीमेंट, बिजनेस का एग्रीमेंट हो। उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। कहने का मतलब है इलीगल नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशंस, मतलब आपका इंटेंट, दोनों का इंटेंशन क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का, है ना। ठीक है, मतलब कानून की नजरों में सही होने का, बेसिकली ऐसा समझो आप। फिर उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन, सब वही है, ठीक है। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब कोई कॉमर्शियल एग्रीमेंट हो, या फिर आप और आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, कानून के खिलाफ ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कानून की सहमति के ही साथ में होना चाहिए आपका जो है क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो आपका हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्रीमेंट भी होता है और एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होता है। एनफोर्सेबल बाय लॉ किसे कहते हैं? यानी कानून की नजरों में सही रहना, है ना। आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो वो कानून क्या बोलते हैं कि कानून की नजरों में सही होना चाहिए, तब जाके आप उस एग्रीमेंट को तोड़ने पर कानूनी कार्यवाही कर सकते हो। ठीक है, मैं जितना इजी समझा सकता था उतना मैंने इसको समझा दिया। अच्छा ठीक है, अब एक बात सुनो, एक एग्रीमेंट जो होता है मतलब ये देखो, हमने ये पढ़ लिया, जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है
तब वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। लेकिन जब एक एग्रीमेंट कब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, जब एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो, मतलब एक एग्रीमेंट पे कब कानूनी कार्रवाई नहीं करी जा सकती। जैसे कि मैंने बोला कि भाई सुन, मैंने अपने स्टूडेंट को बोला कि तू मेरे को टेंथ में टॉप करके दिखा दे। हाँ, तू टॉप करेगा तो मैं तेरे को वो दे दूंगा, क्या बोलते हैं उसे, एक गिफ्ट दूंगा। ठीक है, अब उसने देखो यहाँ पे ऑफर है कि टॉप करके दिखा, उसने बोला ठीक है मैं करके दिखाऊंगा, एक्सेप्टेंस है। प्लस मैंने कंसिडरेशन भी दी कि मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा। देखो ऑफर तो है ही है, एक्सेप्टेंस भी है, पर कंसिडरेशन भी है, तो एग्रीमेंट तो है। लेकिन क्या ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है? लेकिन नहीं है भाई, मैंने तो उसको आपस में बोला है, ऐसे डोमेस्टिकली मैंने कहा है, ऐसे प्यार से कहा है ना, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है, एंड मान के चलो एक तो हो गया माइनर एग्रीमेंट, जैसे कि एक मैं हूं, जैसे कि 18 प्लस हूं मैं। ठीक है, अब मैं किसी अंडर 18 से बात करता हूं जो कि माइनर है। अंडर 18 को क्या कहते हैं? माइनर, जो 18 से नीचे है। तो उससे अगर मैं कोई एग्रीमेंट करता हूं, है ना, उससे अगर मैं कोई एग्रीमेंट करता हूं तो वो भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं माना जाएगा। अगर मैं वो तोड़ता हूं, ठीक है, वो एग्रीमेंट को तोड़ता हूं, तो क्या वो मेरे पे केस कर सकता है? जी वो नहीं कर सकता। ठीक है, वो 18 से कम का है। ठीक है, ओके, मतलब अगर वो तोड़ता है तो मैं क्या उस पर केस कर सकता हूँ? जी मैं नहीं कर सकता, है ना, वो 18 से कम का है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, छोटा सा टॉपिक है, काइंड्स ऑफ गुड। एक बार क्वेश्चन आ गया था इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। काइंड्स ऑफ गुड क्या होता है कि कितने टाइप के गुड्स है? तो एक है हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स, एक है फ्यूचर गुड्स, एक है कॉन्टिजेंट गुड्स। गाइस एग्जिस्टिंग गुड्स वो होता है जो गुड्स अवेलेबल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब सेल हो रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा हो, तब आपका गुड्स अवेलेबल हो, तो वो हो जाता है आपका एग्जिस्टिंग गुड्स। एक है आपके पास फ्यूचर गुड्स, है ना, कि आपके पास एग्जिस्ट जो नहीं करता बट पर श्योरिटी है कि मिल जाएगा। मतलब कि वो दुकानदार के पास बोले कि मेरे को यार वो वाला गेम चाहिए था, मिल जाएगा। कह रहा अभी तो खत्म हो गया, कल पक्का हो गया तो आपको पक्का मिल जाएगा। यहाँ पे श्योर है। ठीक है, यहाँ पे गुड्स आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे अवेलेबल तो नहीं होता लेकिन श्योरिटी रहती है कि मिल जाएगा फ्यूचर गुड्स में। अब एक होता है कॉन्टिजेंट गुड, जिसमें श्योरिटी नहीं होती, नॉट एग्जिस्ट बट डोंट हैव सिक्योरिटी टू गेट, श्योरिटी टू गेट। देखो उसने बोला आप किसी दुकान पे गए एंड आपने पूछा कि मिल जाएगा, उसने बोला श्योर नहीं है क्योंकि बहुत सारा स्टॉक खत्म हो गया, इसका डिमांड ज्यादा है तो खत्म हो गया सारा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल। यहाँ पे भी एग्रीमेंट टू सेल होता है, लेकिन एग्जिस्टिंग गुड्स आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल आप ऐसे समझ लो कि बाद में बेचने के लिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड आपके दो से प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक गुड्स, एक होता है अनसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स होता है जब आप दुकान पे गए एंड बोले कि सर मेरे को गुड डे बिस्किट दे दो, आप स्पेसिफिक बिस्किट का नाम बता रहे हो। ठीक है, एंड अनसर्टेन बिस्किट वो होता है जो कि दुकानदार आपको दिखाता है, मतलब जो कि सामने वाला सेलर आपको दिखाता है, वो होता है अनसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स जो वो स्पेसिफिक गुड्स जो कि आप मांगते हो, है ना। अनसर्टेन गुड्स में मतलब आप दुकान पर गए, उन्होंने आपने बोला कि मेरे को नमकीन बिस्किट चाहिए या फिर कोई मीठा बिस्किट चाहिए, है ना, तो उसने 3-4 मीठे वाले बिस्किट में से एक मीठा वाला बिस्किट आपको लाके दे दिया, है ना, तो वो दुकानदार की तरफ से हुआ, आपने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बताया, अनसर्टेन था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो देखो एक हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, वैसे एग्जाम में इनका हमेशा डिफरेंस आता है, डिफरेंस, लेकिन अभी मैं पहले इनको समझा दूं, अगर टाइम बचता है तो मैं श्योरली डिफरेंस भी करा दूंगा। तो सबसे पहले सेल समझते हैं, फिर एग्रीमेंट टू सेल समझ लेंगे। सेल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, सेक्शन 4(1) है आई थिंक सो। ठीक है, सेक्शन 4 याद रखो, ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल of good contract of sale of good is a contract whereby the sellers transfer or agrees to transfer, जहां पे एक सेलर ट्रांसफर करता है या फिर एग्री हो जाता है ट्रांसफर करने के लिए, और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। अब ये ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एक वर्ड है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। देखो खरीदने वाले को एक प्राइस के लिए, एक प्राइस के लिए, ठीक है दोबारा समझो, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर्स ट्रांसफर या फिर एग्री टू ट्रांसफर द गुड्स, एग्रीज टू ट्रांसफर द गुड्स, ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाता है, या फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाता है एक बायर को एक गुड प्राइस में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है जब एक सेलर बायर को अपने गुड्स ट्रांसफर करने के लिए, बेचने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले कुछ कंडीशंस होते हैं कि दो पार्टी होनी चाहिए, बिल्कुल दो पार्टी, यानी एक बायर होना चाहिए और दूसरा सेलर होना चाहिए, ये आपस में क्या करते हैं? लेन देन। अब दूसरा पॉइंट है गुड्स, सिर्फ मूवेबल गुड्स। मूवेबल गुड्स मतलब जिन्हें यहां से वहां ले जाया जा सके, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि कार, जैसे कि बाइक, जैसे कि ग्रेन्स यानी गेहूं चावल, गेहूं व्हीट अनाज वगैरह। ठीक है, और क्या हो जाता है तुम्हारा?
इन टाइप के मूवेबल्स गुड को, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है। एंड आई थिंक इसमें स्टॉक शेयर्स भी आ जाता है शायद से, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। गुड्स गुड्स में कौन से मूवेबल गुड्स, मैंने यहाँ पे कितने सारे टॉपिक करा दिए के अंदर में कि गुड्स कौन से मूवेबल और मूवेबल गुड्स कौन से होते हैं भी बता दिया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप जो है अपना जो सामान है उसको देने के लिए राजी है ना। उसकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को हम बेसिकली ऐसे समझो कि ओनरशिप ट्रांसफर करना, कि मालिकाना हक होना, ठीक है। मालिक, अब से इस गुड का मालिक कौन हो, आप हो। अब ये जो ओनरशिप है ना गाइस, ये पूरी अलग से टॉपिक है जिसको अगर अभी समझाने का तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इस पे इतना टॉपिक आता है नहीं, तो बस इतना समझो, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर ओनरशिप ट्रांसफर करना। एंड आखिर में प्राइस, ठीक है, एक रीजनेबल प्राइस, उसके हिसाब से जो भी उनका प्राइस बनता है उस पर। अब सुनो, ये तो हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि हम सेल करेंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। लेकिन जब हम एक्चुअली में सेल डन कर लेते हैं, जब हम एक्चुअली में पैसे ले लेते हैं और सेल ट्रांसफर कर देते हैं, उसकी ओनरशिप उसको ट्रांसफर कर देते हैं, गुड्स को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाता है, सेल कंप्लीट, उसको हम सेल बोला जाता है। देखो, व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है टू द सेलर फ्रॉम द बायर, सेलर के द्वारा बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इतना समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर करता है या फिर एग्री होता है कि ट्रांसफर कर दूंगा अपने गुड्स को, अपने गुड्स का मालिकाना हक अपने बायर को दे दूंगा एक प्राइस पे, ठीक है। इसमें दो पार्टी होनी चाहिए, बायर और सेलर। इसमें गुड्स मूवेबल होने चाहिए, जिन्हें यहां से वहां ले जाया जा सके। एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। और जब हम प्रॉपर्टी की ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब क्या बताया मैंने, ओनरशिप ट्रांसफर करना। जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं और पैसा ले लेते हैं, बायर को ट्रांसफर करते हैं ना, जो खरीदेगा उसे बायर कहते हैं, बायर को ट्रांसफर करते हैं, तो जब वो कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल। अब हमें पढ़ना है एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। एंड बता दूं क्या होता है, वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। देखो, फ्यूचर में जब हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, मतलब अभी एग्रीमेंट करते हैं फ्यूचर के लिए कि भाई मैं इस तारीख को ये घर तेरे नाम कर दूंगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। देयरफॉर टू बी फुलफिल्ड इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, फ्यूचर ट्रांसफर होता है। ओनरशिप पासिस ओनली आफ्टर फुल पेमेंट, ओनरशिप तभी पास हो सकती है जब फुल पेमेंट कर दी जाए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें मूवेबल गुड्स के साथ साथ इसमें गुड्स टाइप के होते हैं, मूवेबल तो है ही है, मतलब जो इसमें थे मूवेबल गुड्स, अनाज हो गया, कोई मशीन हो गई, फोन, कार, बाइक, है ना, स्टॉक वगैरह, ये मूवेबल तो है ही है। प्लस इमूवेबल भी है, इमूवेबल यानी कि कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई फ्लैट हो गया, है ना, कोई प्लॉट हो गया, इस टाइप के इमूवेबल गुड्स। ओके, समझ आ गया। अब लीगल सिक्योरिटीज, ठीक है, इसमें कानूनी कार्यवाही हो सकती है। कैसे, मतलब देखो, मतलब कि अगर आपका लॉस हो तो, ठीक है, डैमेजेस स्यू हो सकते हैं। देखो कैसे कि मैंने बोला कि यार देखो, मेरा बिजनेस है भाई कपड़े बनाने का, एंड मेरे को 1 लाख कपड़े बनाने का ऑर्डर आया है, मेरे को भाई 31 से पहले ऑर्डर पूरा करना है, तो मेरे को कल तो परसों तो मशीन दे दियो, ठीक है। अब मैं परसों आया, भाई मशीन कहाँ है मेरी, कह रहा है यार मशीन तो अभी 10 दिन तक नहीं मिलेगी। मैंने बोला है 10 दिन तक नहीं मिलेगी, ये क्या बात कर रहा है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था यार इस चीज के लिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया भाई, अब तुम उस पर या तो केस कर सकते हो, या तो जो तुम्हें 1 लाख का नुकसान हुआ है उस पर उसको तुम, मतलब जो तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ उसके लिए तुम उसे कर सकते हो। अगर उसके लिए तुम उसे स्यू कर सकते हो, अपने जो डैमेज हुआ है उसको स्यू कर सकते हो उससे। अब ब्रीच, ठीक है, ब्रीच का हम कैसे कह सकते हैं, मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है, ये बोलता है कि जी नहीं मैं नहीं कर सकता, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर तोड़ देता है उसको, तो आप इसको अपने डैमेजेस भी स्यू कर सकते हो और इस पर केस भी कर सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है भाई, वो डिफरेंस बहुत जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड बिजनेस लॉ के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा तो केस स्टडीज आती है, तो केस स्टडीज का ध्यान रखना। प्लस में आपको क्या करना होगा भाई, इसका जो डिफरेंस है वो एक बार देख लेना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो यार व्हाट्सएप पे पूछ लेना मेरे से, मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर लेना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं नंबर दे दूंगा। और दूसरी चीज, मैं पूरी कोशिश करता हूँ बाकी इसका अगर डिफरेंस हो जाए तो हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक कुछ और है, वो देख लेते पहले। हाँ जी, तो देखो एक फटाफट से हम छोटा सा एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं, वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ उसका क्वेश्चंस कैसे आएंगे। या तो देखो केस स्टडी आएगी, उसको पढ़ना, और आपको पता लगेगा कि वो केस स्टडी किस टॉपिक के ऊपर है, फिर वो टॉपिक के ऊपर आपको पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। लेकिन देखो ऐसे भी आ सकता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे एंड उस पर केस पूछ ले, तो हर इसमें ना या तो खुद से केस बना लो या तो केस याद करके चले जाओ। चलो देखो पढ़ लेते हैं। माइनस एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज कंसिडर्ड वॉइड,
देखो एक एग्रीमेंट एक माइनर के साथ ऐसा कंसीडर किया जाता है, वॉइड कंसीडर किया जाता है। अच्छा, अब ये वॉइड का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए वॉइड का मतलब होता है कि अमान्य, अमान्य ऐसा समझो कि वो कॉन्ट्रैक्ट अमान्य है ना। मान के चलो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अमान्य होता है, ऐसे समझो कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट है और वो इलीगल है, ठीक है, उसने बोला भाई एक काम करेंगे हम लोगों ना गन्स बेचना शुरू करते हैं, ठीक है, दो जने आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि चल ठीक है परसों से स्टार्ट कर देंगे, लेकर आता हूं मैं सामान, है ना। तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है ना भाई, वॉइड है, वो एग्रीमेंट ही नहीं है, ठीक है, वो इलीगल एग्रीमेंट है ना, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट है। इस टाइप के एग्रीमेंट को हम वॉइड कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज कंसिडर्ड वॉइड, और माइनर के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो भी वॉइड होता है, बिकॉज द लॉ प्रिज्यूम्स देम टू बी इनकॉम्पिटेंट। जो माइनर होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकॉम्पिटेंट होते हैं, ठीक है। हम ऐसा मान के चलो कि वो जब तक 18 से कम, माइनर मीन्स 18 से कम, ठीक है, तो वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, अपने फैसले खुद लेने में सहमत नहीं होते। सच आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है। और ये किस में लिखा है, ये सेक्शन 11 में लिखा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ओके, ये यूनिट 1 का पार्ट पढ़ रहे हैं हम अभी भी, ठीक है, बता देता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब है एब्सोल्युटली पक्का वॉइड है, और एब इनिशियो का मतलब है शुरू से ही, शुरुआत से, शुरुआत, यार मेरी हिंदी खराब है, शुरुआत से कैसा है, वॉइड है, यार हिंदी खराब है, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ। वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरुआत से ही वॉइड है। और इसमें एक एग्जांपल दिया है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदूष घोष, ठीक है, ये कुछ है, एक केस है ना, क्या माइनर को लेकर, ठीक है, तुम देख लेना। अब नो रेटिफिकेशन कि कि रेटिफिकेशन मतलब पहले समझ लो क्या होता है कि एक माइनर ने जब वो 18 से कम का था, तो बेसिकली माइनर तभी की बात कर रहे हैं, एक माइनर ने 18 से जब वो कम का था तब वो उसने कोई एग्रीमेंट किया, लेकिन वो एग्रीमेंट वो 18 से कम का था तो पूरा नहीं हो पाया, एक्स वाई जेड कोई भी एग्रीमेंट मारो, लेकिन अब वो 18 प्लस हुआ और इसने बोला अब भाई मैं मेरे एग्रीमेंट को मंजूरी दो, रेटिफिकेशन दो, है ना। तो कोर्ट उसको रेटिफिकेशन नहीं देगी क्योंकि वो उसने एग्रीमेंट 18 से जब वो कम का था तब किया था, ठीक है। रेटिफिकेशन मतलब ऐसे समझ लो मंजूरी, ठीक है। अब माइनर एज अ बेनिफिशियरी, लेकिन अब देखो माइनर का कोई अगर बेनिफिट हो तो हम माइनर मतलब माइनर उस चीज को कोर्ट में जाके बोल सकता है, जैसे कि ठीक है, माइनर एज अ बेनिफिशियरी मतलब कोर्ट अगर बच्चे का उसमें फायदा हो रहा है तो कोर्ट बच्चे का पूरा साथ देगी, ठीक है। वैसे बच्चे का कोई साथ नहीं दे रही कोर्ट, है ना, लेकिन कोर्ट अगर बच्चे का फायदा हो रहा है तो यहाँ पे पूरा साथ देगी। कैसे, माइनर ने किसी को 500 रुपए दिए, एग्रीमेंट कर लिया, तो उसने ले लिए, अब उसने माइनर ने कहा कि सर मेरे पैसे वापस करो नहीं तो मैं कोर्ट केस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर ये माइनर 18 से कम का होता तो कोर्ट मतलब इसका एग्रीमेंट, इसने एग्रीमेंट किया तो उस चीज को वैलिड नहीं मानती, लेकिन यहाँ पे इसने 500 दिए, अब वो उसका काम है, कोर्ट का काम है कि वो 500 इसको वापस दिलाना, है ना। तो ये कोर्ट में जाके अपने फायदे की बात कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही माइनर एज अ बेनिफिशियरी तुम ऐसे भी समझ सकते हो, माइनर्स कुछ कंपनीज या बिजनेस में लगे होते हैं लेकिन इनको कोई काम करना वैलिड नहीं होता, सिर्फ इनके पास प्रॉफिट आता है तो वहां पे इन्हें बेनिफिट होता है। अच्छा, नो स्टॉपेबल, यानी कि अगर माइनर ने झूठ बोला है, मतलब देखो मैं गया ऐसे समझो कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गया, या फिर नहीं ऐसे मत समझो, अम, मैं किसी से गन खरीद रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक कंपनी से गन खरीद रहा हूँ, तो वो स्पेसिफिक कंपनी में अभी मैं 17 का हूँ ऐसा समझो, तो स्पेसिफिक कंपनी में मैंने बोला कि सर मैं 18 प्लस हूँ एंड मैं गन का लाइसेंस बनवाना चाहता हूँ, तो क्या मुझे लाइसेंस मिल जाएगा? उन्होंने बोला हाँ जी मिल जाएगा, आप 18 प्लस हो तो बिल्कुल। उसने बोला एक काम करो, आप आपस की बात है, तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें गन देता हूँ, लाइसेंस वगैरह तो बाद में चलता रहेगा, ठीक है। अब माइनर ने यहाँ पे झूठ बोला है कि दैट आई एम 18 प्लस, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा और क्या माइनर को सजा सजा दी जाएगी? तो देखो माइनर को सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है, गलती उसकी मानी जाएगी जिसने कॉन्ट्रैक्ट करा है, भाई उसे चेक करना चाहिए थे कि ये बंदा असली में 18 प्लस है या नहीं, है ना। तो माइनर पे कोई भी माइनर को कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है, कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी माइनर की, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या लिखा है, लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, मतलब जब कोई माइनर है, आप उसको ऊपर खर्चा कर रहे हो, आप उसको पाल रहे हो, है ना, आप उसको सब कुछ कर रहे हो, समझ आ रहा है, ठीक है। तो आगे चल के माइनर को कोई पैसा मिलता है ना, या आगे चल के माइनर का कोई फायदा होता है, ठीक है, तो उस पे किसका हक होगा? जो माइनर को उस टाइम खिला रहा था। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी माइनर को पूरी जिंदगी हर जरूरी चीजें जैसे कि खाना, कपड़े, पढ़ाई, इन सब चीजों को प्रोवाइड करता है ना, इन सब चीजों को प्रोवाइड करता है, तो फिर ध्यान रहे कि माइनर खुद पर्सनली जिम्मेदार नहीं होता,
सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी ही जिम्मेदारी होती है, कहने का मतलब है, तो वह माइनर की प्रॉपर्टी से पैसा वसूल सकता है। ठीक है, बेसिकली ये है कि अगर आप किसी माइनर को पाल रहे हो, है ना, तो फिर वो माइनर की जो प्रॉपर्टी होगी 18 प्लस के बाद, मतलब जो माइनर को पालेगा उसकी, अरे यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, देखो मेरी बात सुनो। आपने एक माइनर को पाला एंड वो माइनर के पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनके पापा की या किसी की भी प्रॉपर्टी है। अब वो 18 प्लस हो गया, तो अब आपका हक बनता है वो माइनर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने का। ठीक है, ऐसे समझो। तो लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, हमने माइनर्स एग्रीमेंट पूरा पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेना। माइनर्स एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होता है, हमने ये पढ़ा। कोई रेटिफिकेशन, कोई इसको मंजूरी नहीं दी जाती कोर्ट के तरफ से। अगर ये 18 प्लस भी होता है तो भी कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी उन एग्रीमेंट्स के लिए जो इसने 18 से कम में तब किया हो। माइनर एज बेनिफिशियरी का मतलब होता है, हाँ, माइनर अपने बेनिफिट के लिए कोर्ट पे जा सकता है, ठीक है, तब वैलिड माना जाएगा। एंड नो स्टॉपेबल का मतलब, अगर माइनर झूठ भी बोलता है कि मैं 18 प्लस हूं, तो भी माइनर की गलती नहीं ठहराई जाएगी। लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज अभी हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो फटाफट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है ना, जिसका नाम है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, सेक्शन 62 टू 64। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, बिटवीन बोथ पार्टीज कह सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो पार्टी या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, सारे पार्टीज के बीच में जो उनका रिश्ता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिश्ता, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ठीक है, वो खत्म हो जाए, ठीक है। एंड वेयर बाय देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अंडर एन एग्रीमेंट कम टू एंड, मतलब उस एग्रीमेंट के अंदर जो भी उनके राइट्स थे, जो भी उनकी जिम्मेदारियां थी, वो अब खत्म होने को है। इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आसान भाषा में समझे तो मैंने और मेरे दोस्त ने प्लान बनाया, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैंने प्लान बनाया कि भाई परसों बाजार से सामान लाएंगे, ठीक है, चल दियो साथ। उसने बोला ठीक है भाई चल देंगे। लेकिन एंड में क्या हुआ कि हमने बोला यार मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। उसने बोला चल ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब उसको भी कोई उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी थी कि मेरे साथ मार्केट जाना है, अब वो फ्री है ना, ऐसा कुछ ऐसा समझो, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट किन वे में डिस्चार्ज हो सकता है, खत्म हो सकता है, तो ये सारे कुछ रास्ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाय एग्रीमेंट, मतलब दोनों पार्टीज या फिर जितने भी पार्टीज है उनकी सहमति से, है ना, उनकी सहमति से अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो वो जाता है बाय एग्रीमेंट। अब बाय एग्रीमेंट के अंदर दोनों कितने टाइप की चीजों से सहमत हो सकते हैं, तो देखो सबसे पहले है नोवेशन। नोवेशन मतलब कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट लाना, इसमें पार्टीज बदल सकती है, ये टर्म्स बदल सकती है, ठीक है। मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह आपका क्या हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, है ना। अब क्या लिखा है, रेसिशन। कॉन्ट्रैक्ट को मतलब ये है, इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देना, कैंसिल कर देना है, ठीक है, क्या कर देना, कैंसिल कर देना। अब यहाँ पे लिखा है अल्ट्रेशन, अगर आपको दिख रहा हो तो दिख रहा है वैसे कैमरे के अंदर, अल्ट्रेशन, हाँ जी दिख रहा है। अल्ट्रेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में बदलाव करना, ठीक है। मतलब इसके में कॉन्ट्रैक्ट्स की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब जैसे ऐसे टर्म थे कि मान के चलो हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई 22 तारीख से करेंगे, ठीक है, मान के चलो ऐसे ही कुछ कि 22 तारीख से करेंगे, 22 फैब से करेंगे। फिर हमने बोला नहीं यार एक काम करते हैं, 28 फैब से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसने बोला चलो ठीक है। या फिर हमारी कंडीशन थी कि इसमें 20 लेबर्स चाहिए एंड मतलब 2-3 इंजीनियर्स चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, एंड फिर हमने कंडीशन बदल दी कि नहीं 20 लेबर्स नहीं चाहिए, अब हमें 15 लेबर्स ही चाहिए, एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है। अल्टरेशन मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर देना, टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर देना, बट हाँ विद सेम पार्टीज, पार्टीज सेम ही रहती है, पार्टीज सेम पार्टीज रहती है, ठीक है, सेम पार्टीज आर सेम, ये जो भी है। रेमिशन, रेमिशन और वेवर, ठीक है। रेमिशन आपका होता है कि जो तय हुआ था ना, रेमिशन आपका हो जाता है कि जो तय हुआ था मतलब एक्सेप्ट कर लेना, उससे कम एक्सेप्ट कर लेना, मतलब कि कहने का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलो आपने, आपके और उसके बीच में एग्रीमेंट तो हुआ, ठीक है, लेकिन हमने एग्रीमेंट में पेमेंट बैठाई कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ उसे में पेमेंट बैठाई 5000 की, ऐसा समझो कि 5000 की पेमेंट थी, ठीक है। उन्होंने बोला 5000 में आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर एंड एट द एंड करते 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 उन्होंने बोला भाई यार नहीं हो सकता ये एग्रीमेंट, ठीक है, आप बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हो। तो उसने बोला चलो 4000 पर डन तो करो या कुछ तो करो। उसने बोला मैं एग्रीमेंट नहीं करूंगा, मैं 4000 रुपए दे देता हूँ, जो भी रेमिशन का मतलब है जितना भी था उससे कम ले लेना, ठीक है।
अब बाय परफॉर्म, अच्छा हाँ वेवर बचा, वेवर। तो वेवर का मतलब क्या होता है? वेवर का मतलब होता है अपने लीगल राइट्स को छोड़ देना। क्या होता है? अपने लीगल राइट्स को छोड़ देना। ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब बाय परफॉर्मेंस में चलते हैं। हाँ जी, तो बाय परफॉर्मेंस मतलब सिंपली वर्ड है। बाय परफॉर्मेंस का मतलब बाय परफॉर्म, उन्होंने पूरा परफॉर्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, एंड अब वो लीगली खत्म हो चुके। लीगली कहने का मतलब है कि दोनों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, काम पूरा कर दिया, है ना। तो इसे कहते हैं बाय परफॉर्मेंस, मतलब नॉर्मली ये काम पूरा हो चुका है। लेकिन जब एक पार्टी जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एंड दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अटेम्प्ट परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं? अटेम्प्ट परफॉर्मेंस। याद रहेगा आप सबको? हाँ जी। मैं लाइट के सामने इसलिए आ रहा हूँ ताकि जो बोर्ड है वो आपको क्लियर दिखे, है ना। मतलब इस साइड एक लाइट है, वो लाइट इस पे फ्लैश मारती है, लाइट मारती है ना। तो ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, अगला है बाय लैप्स ऑफ टाइम, मतलब कि हमने एग्रीमेंट किया कि भाई 2 महीने तक हमारा काम चलेगा, हमारे एग्रीमेंट में लिखा है। लेकिन उन 2 महीने दोनों पार्टीज ने काम नहीं किया, कभी उस पार्टी ने काम नहीं किया, कभी उस पार्टी ने काम नहीं किया, और इस वजह से टाइम खत्म हो गया। तो इसको हम कहते हैं बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि टाइम खत्म हो गया। और टाइम खत्म हो गया, तो जब टाइम खत्म हो जाता है ना, टेन्योर खत्म हो जाता है एग्रीमेंट का, तो उससे उसके बाद एग्रीमेंट भी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब कानून के तरफ से ही, ऐसा मान लो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कानूनी के तरफ से ही ये लॉ को, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। जैसे कि एक पार्टी की किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, एक्स एंड वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि हम 15 तारीख से काम शुरू कर देंगे, एंड वाई की डेथ हो गई, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इंसॉल्वेंसी, एक्स एंड वाई ने, एक्स ने और वाई ने वादा किया था कि वाई ने, वो एक्स ने बोला, एक्स और वाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक्स ने बोला कि भाई मैं तेरे को दे दूंगा 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है, तो आप काम शुरू कर देना, ठीक है। बट दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसने भी सारे काम की तैयारी शुरू कर दी थी, ठीक है, इसने में मीन्स एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, तो वाई ने सारे काम की कॉन्ट्रैक्ट तैयारी शुरू कर दी थी, और एक्स ने कहा था मैं आपको 1.5 CR दे दूंगा, काम कर लेना। लेकिन क्या हुआ कि टाइम से पहले, कॉन्ट्रैक्ट काम शुरू होने से पहले ही एक्स क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, है ना, कंगाल हो गया। तो अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट काम आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। तो ये लोग कोर्ट बोलेगी कि भाई वो तो बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आया बाय मटेरियल अल्टरेशन। ठीक है, हाँ, बाय मटेरियल अल्टरेशन। बाय मटेरियल अल्टरेशन को तुम ऐसे समझो कि अगर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी की परमिशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट को कागजात में कोई बड़ा बदलाव कर दे, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ठीक है, मतलब एक पार्टी ने दूसरे की बिना परमिशन के कुछ काम कर दिया हो उसमें, जिसमें कुछ बड़ा बदलाव हो, ठीक है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन में आपको इसके अंदर जो वो काम कर रही है उसमें कुछ बड़ा बदलाव कर दिया हो, तो ये मटेरियल अल्टरेशन में आ जाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। अच्छा, अब पढ़ना है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, है ना, सेक्शन 56 हमें पढ़ना है। तो इसका मतलब होता है कि जिस चीज, मतलब जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट था, है ना, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, है ना, और वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, दोनों जनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद वो चीज खत्म हो गई, तो आपका आ जाता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। नंबर 6 हमने पढ़ना था ना, है ना। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब किन के कैसे टाइप के केस हो सकते हैं। तो यानी कि जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट था वही खत्म हो गया। मान के चलो मैंने बोला भाई मैं तेरे को 100 पैकेट दे दूंगा इस चीज के, पर्टिकुलर कोई चीज है, इस चीज का 100 पैकेट दे दूंगा, तो आपको 100 पैकेट कल तक की डेट में मिल जाएंगे, है ना। तो लेकिन क्या हुआ कि वो 100 पैकेट खो गए, या फिर कोई चोरी कर गया, या फिर आग लग गई। सो यार अब तो मैं कर ही नहीं सकता कुछ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस, मतलब कंडीशन ही ऐसी हो गई कि हम वो चीज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक ऐसे समझो कि मान के चलो आज 25 जनवरी है एंड कल 26 जनवरी है, तो परेड होगी, है ना। परेड में अब हम ये लेके बैठे कि अभी दिल्ली में 2 दिन से बारिश हो रही है। देखो इमीडिएटली एग्जांपल बनाया मैंने, दिल्ली में 2 दिन से बारिश हो रही है, एंड कल भी हो सकता है 26 जनवरी को बारिश हो जाए, हमने ऐसा एज्यूम किया। देखो, तो फिर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला, भाई बारिश है ना, बारिश होगी, तो तुम दोनों कंपनीज को इस पूरी जगह को बारिश से बचाना है, ऊपर ऐसा कुछ लगा देना है, टेंट वगैरह लगाना है, कुछ भी लगाना है, लेकिन अगर बारिश हुई तो ही लगाना और इमीडिएटली लगाना। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है सर लग जाएगा, लेकिन बारिश ही नहीं हुई, तो नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ कंडीशन, है ना, ऐसे तुम कह सकते हो। अब अगला बचा तुम्हारा पर्सनल इनकैपेसिटी। क्या बचा? पर्सनल इनकैपेसिटी।
इसका मतलब होता है कि पार्टी को कुछ हो जाए, यानी बीमार हो गई या फिर कोई दिक्कत हो गई, पार्टी को कुछ हो जाए, जैसे पागल हो जाना, दिक्कत हो जाना, पागल हो जाना, है ना, या वो क्या बोल रहे हो कि बीमार हो जाना, है ना। ठीक है, तो वो सब पर्सनल इनकेपेसिटी में आता है। होपफुली कि ये सारे टॉपिक्स आपको आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो देखो, यहाँ पे एक चीज लिखी है, कोएसी कॉन्ट्रैक्ट हमें समझना है कौन से होते हैं। कोएसी कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा पहली बात है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 5 के सेक्शन 68 से 72 में है। ठीक है, कोएसी कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। एक लीगल ऑब्लिगेशन है जो कि लॉ इम्पोज करता है किसी के ऊपर। कोई दो जने आपस में जाकर के खुद के, ठीक है, खुद की मतलब क्या बोलते हैं, खुद के एक्सेप्टेंस और ऑफर देकर, मतलब ऐसा नहीं कि दो जनों ने एक्सेप्टेंस और ऑफर किया, ठीक है, और उनके बीच में कंसिडरेशन हुई, जैसे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बिल्कुल नहीं होता। ये कानून के द्वारा थोपा गया लॉ होता है टू प्रिवेंट वन पर्सन फ्रॉम एनरिचिंग देमसेल्व्स अनजस्टली, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। कहने का मतलब क्या है, देखो, एनरिचिंग देमसेल्व्स अनजस्टली का क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई किसी का फायदा या नुकसान का फायदा ना उठाए। मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब यार मेरा नुकसान होगा कि मेरा फोन खो गया एंड वो किसी को मिल गया। एग्जाम्पल लो, मेरा नुकसान हो गया कि मेरा फोन खो गया एंड वो किसी को मिल गया, तो जिसको मिला उसकी जिम्मेदारी है कि वो मेरा फोन मेरे को वापस करे, है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो मेरा फोन मेरे को वापस करे, ठीक है। एंड इसी को हम कोई सी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये जिम्मेदारी किसने बनाई, ये सरकार ने बनाई। अब मैं लॉ के, मेरे को वो बंदा मिल जाता है और वो बोलता है भाई मैं नहीं वापस करूंगा, ये मेरे मेरे को मिला है, मैं रखूंगा ये फोन। तो लॉ बोलता है कि भाई ये कोई सी कॉन्ट्रैक्ट हम, अब वो हम दोनों को एक कोई सी कॉन्ट्रैक्ट में डाल देगा। देखो, तो वो मेरे नुकसान का ताकि फायदा ना उठा ले, इसलिए सरकार ने उसको कोई सी कॉन्ट्रैक्ट में डाला, है ना, ऐसे समझो। इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये बात सबको बता दी मैंने, ठीक है। ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ये जस्टिस पे, मतलब आपको इंसाफ दिलाने पे निर्भर रहता है, ताकि किसी एक के साथ नाइंसाफी ना हो। दूसरी चीज, अनजस्ट एनरिचमेंट, वही बात मैंने बताई, मतलब अनजस्टली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर इवन इन द एब्सेंस ऑफ ए, मतलब किसी के नुकसान का फायदा ना उठाया जाए, किसी से फालतू का होया हुआ फायदा भी ना उठाया जाए। तुम एक बच्चे को बचपन से पालते हो एंड उसके पास प्रॉपर्टी है, तो तुम जब उसके उस बच्चे को बड़ा कर दोगे ना, तो वो बोलेगा ठीक है भाई, मतलब तुम उससे बोलोगे भाई अब मैंने तेरे को पाला, तेरे को पालने में इतने साल में मेरा 25-30 लाख रुपए खर्चा हुआ है, तू अपनी प्रॉपर्टी में से मेरे को 25 लाख रुपए दे दे। तो उस बच्चे का फर्ज बनता है कि वो उसे दे। अगर उसके पास प्रॉपर्टी है वो उसे देगा, और अगर नहीं देगा तो ये कानून पे जाएगा और उसे बोलेगा। तो ये एक क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आ जाएगा, ये बड़ा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर उस पर पैसा नहीं है, अगर उस पर प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते उस बच्चे को कि पैसा मेरे को कमा के दे, नहीं, ठीक है। ये होता है कोई सी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके एक दो पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसे फटाफट से समझ लेते हैं। हाँ जी, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ सेक्शंस है, वो देख लो। जैसे सेक्शन 68 में हमें लिखा है सप्लायर्स ऑफ नेसेसरीज टू माइनर्स लुनाटिक्स या फिर मैरिड वुमेन, यानी कि हम सप्लाई कर रहे हैं नेसेसरी चीज, जैसे कि एक बच्चा है, हम उसे नहीं जानते बट हमने उसे पाला है ना। एंड मतलब वो ज्यादा बड़ा है, मतलब इतना छोटा भी नहीं, जैसे 15 साल का है, अब हमने उसको 3 साल पाला, तो हमारा खर्चा हुआ, हमने उसको बेसिक नीड्स दी, रहने खाने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया, कपड़ा दिया, एंड अब वो बड़ा हो गया, तो अब हमारा हक है कि हम उस, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो हम उससे पैसे मांग सकते हैं, है ना। तो ये वो बच्चा एक कोएसी कॉन्ट्रैक्ट में फंस गया है ना, फंस क्या गया लॉ के द्वारा, वो एक कोएसी कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका है ना। लेकिन अगर हमने ऐसे ही किसी मैरिड वुमेन के साथ किया या फिर किसी लुनाटिक से मुझे कहते हैं जैसे कि वो मतलब इंसान दिमाग से कमजोर है और हमने उसका ख्याल रखा, तो हमारा हक बनता है कि उनकी प्रॉपर्टी में से हम हिस्सा लें। लेकिन एट द केस कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते पैसों के लिए। तो ये भी, मतलब पैसे उतने ही जितना हमने खर्च किया है, लेकिन अगर उन पर प्रॉपर्टी आई नहीं तो हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते पैसों के लिए, ठीक है। ये भी एक क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट है। 69, पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अदर, मतलब देखो, किसी और का खर्चा का पैसा हम पे कर रहे हैं लेकिन हमारा उस खर्चे में फायदा है। मतलब ये क्या बोल रहे हो सर, देखो, मतलब
कि मान के चलो एक पर्सन है, मेरा दोस्त है, किसी का भी नाम ले लेता हूँ, रामू मेरा एक दोस्त है। रामू ने एक मशीन खरीदी इंस्टॉलमेंट पे। वो मशीन क्या करती थी, कपड़े बनाती थी। तो मैंने बोला रामू भाई, ये मशीन मेरे को किराए पे दे दे जरा। ठीक है, तू क्या करेगा, तूने रेंट पे ली है, तू मेरे को किराए पे दे दे। मैं उसने बोला रामू भाई ठीक है ले लो भाई तुम किराए पे। तो मैंने ले ली मशीन किराए पे। अब मेरा रोज भाई उससे काम चल रहा है, मेरे को 1 महीना हो गया और मेरी अच्छी सेल्स हो रही है उस मशीन की वजह से। वो मेरे को जल्दी कपड़े बना के देती है। और रामू उधर अपना घर में बैठे बैठे सो रहा है, कुछ काम नहीं करता। ठीक है ना, उस मशीन की इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। तो अब उसकी मशीन की इंस्टॉलमेंट पे करनी थी इस मंथ की। एंड क्या हुआ कि उसके घर पे इंस्टॉलमेंट वाले आ गए, बोला भाई आपने पिछले महीने भी पे नहीं करी, इस महीने भी पे नहीं करी, अब क्या करें। मैंने बोला भाई सुनो, मशीन तो मैंने लीज पे रेंट पे ले रखी है, तो अभी इसमें इसके पैसे तो मैं पे कर दे रहा हूँ, है ना। लेकिन बाद में रामू को मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने उसका खर्चा पे किया है ना। समझ आया, मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए उसका खर्चा पे कर दिया। ठीक है, नहीं समझ आ रहा एक बार दोबारा एग्जांपल सुन लेना। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट टू नॉन ग्रेटिवियस या फिर क्वांटम मेरिट। इसका मतलब क्या होता है, मतलब देखो, ग्रेटि ग्रेटिशियस है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मतलब आप किसी का बेफालतू का फायदा उठा रहे हो, है ना। तो देखो मान के चलो कि आपके घर पे कोई मेहमान आया, कौन आया, मेहमान, कोई आया मेहमान, है ना। कोई मेहमान आया, तो वो अपना लैपटॉप भूल के चला गया। लैपटॉप क्या करा, भूल के चला गया। तो आपने उसके लैपटॉप से कुछ ऐसा काम किया जिससे आपको बेनिफिट हुआ। मान के चलो उसके लैपटॉप से आपने क्या किया, किसी का नंबर, उसके लैपटॉप से एक्स वाई जेड, या लैपटॉप का एग्जांपल मत लो, किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो कि वो घर में एक मशीन छोड़ के चला गया गलती से। एंड उस मशीन की वजह से आपको 5,000 रुपीज का फायदा हो गया। पता नहीं कैसे हो गया, 5,000 रुपीज का फायदा हो गया। तो अब जो बंदा अपनी मशीन घर पे भूल कर चला गया था, ठीक है, तो उस बंदे को भी इस 5,000 रुपीज में से आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये ऐसा कोर्ट कहता है और ये कोई सी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, लॉ कहता है। अब आता फाइंडर गुड्स। आपका सामान जो ढूंढेगा उसका हक बनता है आपको वो दे, क्या, वापस करे। लेकिन जब वो आपको वापस कर देगा तो आपका हक ये बनता है कि आप उसे कुछ गिफ्ट दो या रिटर्न में कुछ दो, है ना। तो ये भी एक कोई सी कॉन्ट्रैक्ट है। अब आ जाता है पर्सन रिसीविंग मनी और गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर। देखो, अंडर मिस्टेक, मतलब गलती से कोई आपके अकाउंट में पैसे भेज दे तो आप क्या करोगे, भाई मजा आ गया। लेकिन नहीं, आपका फर्ज है कि उसे वापस करो। बिल्कुल आपका फर्ज है कि वो पैसा आप रख नहीं सकते, आप उसे वापस करोगे। ठीक है, समझ आया आपको, है ना। हाँ जी। ठीक है, अब दूसरी चीज, गलती से आपके अकाउंट में आ गया। अब अगर आपको कोई धमकी देके बोलता है कि ओए वो पैसे मेरे को दे या तो वो चेन मेरे को दे, तो उस बंदे को, आपको, अगर आप किसी के दबाव में आके देते हो, है ना, किसी के दबाव में आके उसको कुछ सामान दे देते हो, तो भी वो सामान आपको पास वापस आएगा। ठीक है, आपको वो दबाव दे रहा है। अब जैसे आपके कोई दोस्त है आपको दबाव दे रहा है कि भाई ये दे दे, मेरे को दे दे प्लीज करके कह रहा है, तो आपने मजबूरी में आके उसे दे दिया। अब वो वापस नहीं कर रहा, तो आपका हक है कि आप वो सामान वापस ले सकते हो। ठीक है, चाहे दिया आपने अपनी मर्जी से है, ठीक है, पर लेकिन मजबूरी में आके दिया है ना। तो कोर्ट में जाके आप बोलोगे तो वो लड़का, वो बंदा कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाएगा क्योंकि वो आपका सामान वापस करने के लिए रहे। ठीक है, हमने कोई सी कॉन्ट्रैक्ट पूरा समझ लिया। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं, देखो अब क्या हुआ है भाई कि 2:50 हो गया रिकॉर्डिंग करते करते। ठीक है, और वीडियो ज्यादा देर की भी नहीं बनी क्योंकि ये बहुत काम कर रहा था, है ना, और भी काम थे, प्लस में ये सारा कुछ मैं ही करता हूँ। ठीक है, देखता हूँ अगर एक और टॉपिक हो पाता है तो, है ना। प्लीज, अगर देखो अभी 231 सब्सक्राइबर्स है, कभी मैंने वीडियो में नहीं बोला, बट 250 या 260 सब्सक्राइबर्स अगर आप कंप्लीट करा दो लास्ट 275 तक, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। ठीक है, एंड अगर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एंड हाँ, एक चीज और, अब मैं, अब से जो भी एग्जाम होगा उसके मैं साथ के साथ नोट्स अपलोड कर देता हूँ पीडीएफ बना के, वो भी फ्री विदाउट कॉस्ट, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स पीडीएफ की कॉस्ट लेते हैं, है ना, पैसे लेते हैं कि मिनिमम चार्जेस। मैं नहीं लेता, मैं टेलीग्राम पे डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ। तो मेरा टेलीग्राम की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। एंड अगर कोई एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो या कुछ भी बात हो तो इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज कर देना, आई विल रिप्लाई। ओके। हाँ जी, तो एक तो मैंने जो कहा था कि टॉपिक में करवा दूंगा तो वो करवा देता हूँ। हमें सेल और
एग्रीमेंट टू सेल में एक डिफरेंस पता करना था। सेल यानी कि इमीडिएटली सब कुछ, मतलब हमने जो पढ़ा था यार, देख लेना तुम, एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर डेट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इसमें इमीडिएटली हो जाती है, इसमें एक फ्यूचर डेट पर होती है, एक फिक्स्ड फ्यूचर डेट पर होती है। इसका कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा होता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड। इसके लिए पैसा ऑलरेडी पे किया हुआ था। कंसिडरेशन मतलब लेन देन, जो भी उसकी लेन देन रहती है, जो भी रिटर्न में देना होता है वो ऑलरेडी पे करा हुआ रहता है, इसलिए सामान इमीडिएटली बायर के पास सेलर के पास पहुंच जाता है। एक एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड। एक सेकंड, दोनों में सेम कैसे आएगा? इसमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन विल बी पेड ऑन अ फ्यूचर डेट, इसमें कब होता है? कंसिडरेशन विल बी पेड, विल बी पे ऑन अ फ्यूचर डेट, है ना। इसमें फ्यूचर डेट में पैसा पे होता है, ठीक है, ठीक है। उसमें हाँ, ओके। रेमेडीज फॉर ब्रीच। अच्छा, ब्रीच अगर हो जाए तो मतलब ब्रीच क्या होता है भाई? ब्रीच का मतलब होता है कि ऐसे समझ लो कि तुम, ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को किसी की वजह से, मतलब हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया और एक ने बोला भाई मैं नहीं कर सकता, मैंने बोला यार 10 दिन बाद तू मना कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, खत्म कर दिया। एक जने ने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करा, है ना, ऐसे कह सकते हैं। एक जने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत आना, ठीक है। इसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, ठीक है, तो क्या होगा? द सेलर कैन sue द बायर फॉर प्राइस, है ना। तो अगर देखो बायर ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो क्या होगा? सेलर अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसके लिए बायर को बोलेगा कि भाई तुम मेरा पे करो, इसमें कर सकते हैं, ठीक है। द सेलर कैन sue कर सकता है सेलर बायर को अपने गुड के प्राइस के लिए, है ना। लेकिन इसमें एग्रीमेंट टू सेल में क्या लिखा हुआ है कि द पार्टी कैन sue डैमेजेस ओनली, ठीक है। पहले तो ये सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। क्या क्लेम कर सकता है? कैन sue ओनली फॉर डैमेजेस, कि एक दूसरे पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की वजह से मुझे जो डैमेज हुआ है उसको मैं खाली क्या कर सकता हूँ? क्लेम कर सकता हूँ। फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, कि उसने एक्सेप्ट नहीं करा, उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, खत्म करवा दिया उसने। लाइबिलिटी किसके पास जाएगी? मतलब कोई भी नुकसान होता है, ठीक है। मैंने बोला भाई दोनों सामान खरीदते हैं, मैंने मतलब उससे सामान खरीद लिया और मेरे हाथ से छूट गया या उसमें कीड़े पड़ गए या कुछ हो गया, पर मेरे हाथ में आ चुका है, गुड का ट्रांसफर मेरे पास हो चुका है, इमीडिएटली दे दिया। और अब जो नुकसान होगा सेल के अंदर वो किसके पास जाता है? सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स किसके पास जाता है? बायर के पास जाता है, ध्यान रखना। सेल में किसके पास जाता है? बायर के पास जाता है। एक बार मैं इसमें भी नोट्स में पढ़ के भी बता देता हूँ। सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इन द लायबिलिटी ऑफ द बायर, हाँ, किसके पास जाएगा? बायर के पास। और इसमें डिस्ट्रक्शन लॉस की वजह से कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वो किसके पास जाती है? सेलर के पास। क्योंकि भाई अभी तो सिर्फ हमने डेट डिसाइड करी थी कि 15 तारीख को मैं आपसे ये गुड लेने आऊंगा। अब उस मशीन का नट खो गया, चाहे वो मशीन टूट गई या मशीन में कोई दिक्कत आ गई, पता था ये चीज हुई है। हाँ जी, एक्चुअली मेरे माइक का लाइट ऑफ हो गया था एंड मुझे लगा कि मेरा माइक का चार्ज खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गई है, बट आई थिंक इट्स ओके, है ना। मुझे लगा था इसका चार्ज खत्म हो गया माइक का, बट अब सब ठीक है। हाँ, तो डिस्ट्रक्शन और लॉस किसकी तरफ जाएगा? सारा सेलर की तरफ जाएगा, जस्ट बिकॉज कि अभी तो सिर्फ एक डेट सेलेक्ट हुई थी कि इस डेट पर सामान जाना है ना। लेकिन मान के चलो आज 10 तारीख है और हमने बोला 25 तारीख को ये सामान मेरे पास आएगा, तो 10 से 25 के बीच में 15 दिन है, और वो 15 दिन सेलर के पास ही सामान रहता है। तो सामान के कुछ भी होता है तो वो लाइबिलिटी किसके पास जाती है गाइस? सेलर के पास जाती है। तो भाई मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना मैंने आपको लोगों को करा दिया, है ना। जितना मैं करा सकता था करा दिया। अब देखो यार, लाइक करना है सब्सक्राइब करना है वो तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो एक बार बोल दिया। बस कमेंट जरूर कर देना कि सीरीज क्या जो भी थे ये वीडियो काम की आई नहीं आई, क्योंकि ना यार मैंने ये इमीडिएटली बनाई थी, मेरे को कई सारे कमेंट्स आए थे, जस्ट इस वजह से मैंने बनाई थी, है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड टेक केयर योरसेल्फ, जो भी है, ठीक है। अब अच्छे से एग्जाम देकर आना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, है ना भाई। चैनल सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे आपके फायदे की चीज होती है। वहां पे मैं पीडीएफ बनवाता हूँ ना, तो एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि पीडीएफ वेस्ट ना हो। मैं जिस भी टाइप राइटर से बनवाता हूँ, टाइपिस्ट रहता है वो टाइप करके वगैरह बनाता है अपना, जैसा भी इनका जो होता है ना, जिस पे बनाता है, वर्ड पे बनाता है ना। पीपीटी बनवानी हो तो वो उस पर बना देता है, पावर पॉइंट पे, जो भी है इन पे बनाता है। तो वो मैं ये चाहता हूँ कि वेस्ट ना हो,
अब उसमें मेरे थोड़े बहुत पैसे लगते हैं तो वो आपको मिलना चाहिए, है ना, ये होता है कि तो बस फिर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है।